हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 28 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 29 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 28 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों अभी भी टाइम है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से। वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये संशोधित पाठ्यक्रम स्कीम है जिसके अंदर परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न गणित के, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 20 प्रश्न हिंदी के और 70 प्रश्न है वो जीके से संबंधित पूछे जाएंगे। और 70 में से 50 प्रश्न है वो राजस्थान जीके के होंगे। 20 प्रश्न राजस्थान भूगोल के, 20 प्रश्न राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के, 5 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के और 5 प्रश्न करंट अफेयर के। ठीक है, और इसी पैटर्न के अनुसार अपन ये मॉडल पेपर है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए, भाग 1 के अंदर राजस्थान भूगोल के सर्वप्रथम अपन 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों में सम्मिलित नदी है। बताइए, अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सी नदी है वो आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माई नदी है। ये आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी नहीं है, अरब सागर में जाती है। पश्चिमी बनास भी नहीं है, लूनी भी नहीं है। मेंथा, मेंथा है ये दोस्तों आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी है। और कौन कौन सी है, जैसे काकनी है, कातली कातली है, साबी है, गग्गर है, बांडी है, रूपनगढ़ है, मेंथा है। ये क्या है, आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, उम्मेदगंज पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र राज्य के किस जिले में अवस्थित है। उम्मेदगंज पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों कोटा जिले में। कहाँ पर है, कोटा जिले में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा जिले में। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झीलें उदयपुर में स्थित है। बताइए, कौन सी झीलें उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कौन सी झीलें उदयपुर में स्थित है वो बताना है। देखिए, फतेह सागर कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। पिछोला, पिछोला झील भी कहाँ है, ये भी उदयपुर में। गेब सागर, गेब सागर है ये दोस्तों कहाँ पर है, ये डूंगरपुर में है। कहाँ पर है, डूंगरपुर में। ठीक है, उदय सागर, उदय सागर भी दोस्तों कहाँ पर है, उदयपुर में। तो यहाँ पर अपने को दोस्तों कूट भाषा में उत्तर देना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ए डी सी, देखिए ए बी और डी, ए बी और डी ये झीलें हैं वो उदयपुर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी। कौन से ऑप्शन में, देखिए सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए, आज थोड़ा सा गला है वो खराब है और रोजाना दोस्तों आपको सुबह 8 बजे है वो ये क्लास देखने को मिलेगी। आज गला खराब होने की वजह से थोड़ा सा लेट शुरू किया गया है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के पाली जिले के दक्षिणी भाग को किस उपनाम से जाना जाता है। बताइए, पाली जिले को किस उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोडवाड़। गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों पाली को। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होने का उत्तरदायी कारण नहीं है। निम्नलिखित में से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होने का उत्तरदायी कारण कौन सा नहीं है। दोस्तों, उत्तरदायी कारण कौन सा नहीं है, देखिए अरावली की दिक स्थिति, यानी कि अरावली का वर्षा के समानांतर होना। ठीक है, और यानी कि मानसून के समानांतर होना, महाद्वीपता। ठीक है, ये भी कारण है। यहाँ पे देखिए अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्षा नहीं होने का उत्तरदायी कारण नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये होती है दोस्तों भूमध्य सागर से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और शीतकाल के अंदर जो वर्षा होती है उसको मावठ कहते हैं, और जो शीतकाल में जो वर्षा होती है, ठीक है, वो गेहूं की फसल के लिए दोस्तों लाभदायक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी के अपवाह स्वरूप का निर्माण करती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी के अपवाह स्वरूप का निर्माण करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पे चंबल, पार्वती, बाणगंगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, देखिए फायसागर झील राज्य के कौन से जिले में स्थित है? फायसागर झील राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है, बताइए कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों ये अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों ये कहां पर है? तो ये बूंदी में है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी में है दोस्तों ये। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग जो जालोर जालोर है, ठीक है, जालोर बालोतरा के मध्य है को किस नाम से जाना जाता है? लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग जो जालोर बालोतरा के मध्य है को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के कुछ भागों में शीतकाल में होने वाली वर्षा का कारण है। राजस्थान के कुछ भागों में शीतकाल में होने वाली वर्षा का जो कारण है वो क्या है? वो है, सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो पश्चिमी विक्षोभ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली में स्थित है? मध्य अरावली में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मध्य अरावली कहाँ पर है? तो ये अजमेर के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में दोस्तों कौन सी पहाड़ियां है? तो वो है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है। तो देखिए पता चल गया होगा आपको, बनास बेसिन है, चंबल बेसिन है, ये भी है, छप्पन बेसिन है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गग्गर बेसिन है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, किसी भी छोटे स्थान की अल्पकाल की वायुमंडलीय दशाएं को कहते हैं। किसी भी छोटे स्थान की अल्पकाल की वायुमंडलीय दशाएं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं उसे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, पाकिस्तान की, देखिए राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कुल कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? दोस्तों सभी को पता होगा 1070 किलोमीटर की जो सीमा है वो लगती है दोस्तों पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना किस नदी पर है? भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये माही नदी पर है। कहां पर है? माही नदी पर है और ये डूंगरपुर में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में RSRTC की स्थापना कब की गई? बताइए बताइए दोस्तों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम विभाग की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई? तो ये 1 अक्टूबर 1964 को दोस्तों इसकी स्थापना है वो की गई थी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी खान सीसा दस्ता से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सी खान सीसा दस्ता से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सीसा दस्ता से संबंधित कौन सी खान नहीं है। देखिए यहाँ पर रामपुरांगुचा, चौथ का बरवाड़ा और गुड्डा के सोरीदास।
ये तीनों जो खाने हैं वो शीशे दस्ते की है, ठीक है। यहाँ पर जो जामर कोटड़ा है ये दोस्तों रॉक फॉस्फेट की खान है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयसमंद झील किस जिले में स्थित है। जयसमंद झील है ये दोस्तों उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर जिले में स्थित है जयसमंद झील। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, बताइए राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 75.10%, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और 24.9 है वो शहरी प्रतिशत है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर है राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें 21 नंबर का प्रश्न है, किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। काला गोरा का युद्ध दोस्तों कौन से युद्ध को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चेलावास का युद्ध को काला गोरा का युद्ध है वो कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 सितंबर दोस्तों 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था, कौन सा, चेलावास का युद्ध। और इससे ठीक 10 दिन पहले यानी कि दोस्तों 8 सितंबर, इससे ठीक 10 दिन पहले यानी कि 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चेलावास का युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर ने किस शासक को दल थम्बन या दल खम्बन की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों दल थम्बन की जो उपाधि है वो दोस्तों महाराजा गज सिंह को दी गई थी, महाराजा गज सिंह प्रथम को दी गई थी दोस्तों ये दल थम्बन की उपाधि। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, कान्हा व्यास महाराणा कुंभा, दोस्तों कौन सा इसमें सही नहीं है। ये जो कान्हा व्यास जो ये कौन था, तो दोस्तों ये दरबारी कवि थे, ठीक है। और कान्हा व्यास है ये दरबारी कवि थे महाराणा कुंभा के समय, बिल्कुल सही बात है। सूर्यमल मिश्रण है ये दोस्तों महाराव राम सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे दोस्तों ये, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, मुणोत नयन सिंह जसवंत सिंह द्वितीय, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मुणोत नयन सिंह है वो जसवंत सिंह द्वितीय है वो इसमें गलत दे रखा है, जसवंत सिंह प्रथम आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। जयानक भट्ट है ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के समय थे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, तुंगा का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तुंगा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था दोस्तों, ये लड़ा गया था 1787 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये तुंगा का जो युद्ध है, ठीक है, ये मराठा सेना और राजपुताने की जयपुर रियासत की संयुक्त सेनाओं के मध्य ये युद्ध हुआ था, ठीक है। यानी कि एक तरफ तो जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना थी और एक तरफ मराठा की सेना थी, ठीक है। 1787 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, बरबंद का अभिलेख जो जहांगीर के शासनकाल का है को राज्य के कौन से जिले से प्राप्त किया गया है। बरबंद का अभिलेख है दोस्तों ये कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों भरतपुर जिले से। कहां से, भरतपुर जिले से। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चीरवा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है। चीरवा का जो अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है उदयपुर से। कहां से, उदयपुर से प्राप्त हुआ है चीरवा का अभिलेख। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, राजपूतों को शकों की सीथियन शाखा से संबंधित माना है। राजपूतों को शकों की सीथियन शाखा से संबंधित माना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शकों की सीथियन शाखा से संबंधित माना है।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गुर्जर प्रतिहार शासकों में प्रथम पितृहंता शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार शासकों में प्रथम पितृहंता शासक है वो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? जालोर के चौहान वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कीर्तिपाल के द्वारा की गई दोस्तों। कब? दोस्तों 1181 ईस्वी में। ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ में शामिल किए गए क्षेत्र थे। एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ में शामिल किए गए क्षेत्र थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे दोस्तों, बताइए कौन? ABCD यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये तो सभी को पता होगा, खेजड़ली मेला। और ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला है वो लगता है कहाँ पर? जोधपुर। खेजड़ली जोधपुर में लगता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दो बांसुरियों को जोड़कर बनाए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दो बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाने वाला यंत्र है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों अलगोजा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अलगोजा। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है? कौन सा गीत है विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पे पीपली। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पीपली। 34 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए दोस्तों, एक तरफ मेला है तो दूसरी तरफ है शहर के नाम दे रखे हैं, यानी कि कौन सा मेला कहाँ बढ़ता है? कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत बीकानेर में बढ़ता है दोस्तों। कहाँ पर बढ़ता है? कोलायत बीकानेर में। ठीक है। ग्रीष्म महोत्सव है ये दोस्तों माउंट आबू सिरोही में ये ग्रीष्म महोत्सव है वो मनाया जाता है माउंट आबू सिरोही में। सालासर बालाजी का जो मेला है वो चूरू में भरता है और बरतरी का मेला है वो दोस्तों अलवर में भरता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 3 2 1 4। 3 2 1 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 2 1 4। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? बताइए दोस्तों। यहाँ पे जो कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? तो दोस्तों यह आयोजन होता है जमाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? बताइए कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फीणी, खीवण और बेसरी, ये तीनों आभूषण है वो दोस्तों किसके हैं? नाक के हैं। लाखिणी है ये दोस्तों नाक का आभूषण नहीं है, ये कलाई का आभूषण है, कलाई पर पहना जाता है ये लाखिणी। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। दोस्तों बाबा रामदेव जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? ये जन्म हुआ था दोस्तों उंडू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, शिव, जहां से रविंद्र सिंह भाटी है। ठीक है, शिव तहसील बाड़मेर से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न है, किस संप्रदाय के साधु अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख विशेषता है वो अग्नि नृत्य है। यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जंबेश्वर मेला आयोजित होता है। जंबेश्वर मेला आयोजित होता है तो दोस्तों ये मेला है ये जंबेश्वर मेला है ये दोस्तों आयोजित होता है, ये बीकानेर में आयोजित होता है। ठीक है, और ये कब आयोजित होता है दोस्तों? ये 2 बार फाल्गुन में और अश्विन अमावस्या को दोस्तों ये मेला लगता है। ठीक है, यानी कि ये मेला 2 बार आयोजित होता है, एक फाल्गुन में और एक अश्विन अमावस्या को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्विन अमावस्या को भी लगता है और फाल्गुन अमावस्या को भी लगता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ए और सी कथन है वो क्या है? सही है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के कौन से शहर से कोफतगिरी की कला के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि दोस्तों कौन सा शहर है वो कोफतगिरी की कला के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलवर और जयपुर। अलवर और जयपुर शहर है ये कोफतगिरी की कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 3 के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक एक चीज है वो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न का कूट भाषा में उत्तर देना है और यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, सही कथन बताना है। देखिए, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कथन देखिए पहला, भारतीय कांग्रेस ने पहली बार वर्ष 1935 में भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बी नंबर का देखिए, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ए और बी दोनों कथन इसमें क्या है? सही है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, संविधान संशोधन विधेयक सदन के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद की शक्ति निहित है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे कथन है वो क्या है? सत्य है। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समितियों में शामिल है? बताइए कौन सी समिति संसद की स्थायी समितियों में शामिल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। दोस्तों यहाँ पर ये सभी है, ये सारी की सारी समितियां हैं, ये दोस्तों संसद की स्थायी समितियां हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। जो लोक लेखा समिति है इसमें दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। प्राक्कलन समिति है दोस्तों, इसके अंदर 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये 30 के 30 है वो लोकसभा से होते हैं दोस्तों। ठीक है, और सार्वजनिक उपक्रम समिति है, इसके अंदर भी दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्यपाल पद त्याग की स्थिति में त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? बताइए राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? दोस्तों ये देता है राष्ट्रपति को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों मुख्यमंत्री के संबंध में अपने को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है, और बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। अब दोस्तों यहाँ पर कथन देखिए, मुख्यमंत्री विधानसभा में विश्वास खो देता है तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, राज्य विधानमंडल द्वारा। तो ये संचित निधि पर भारित नहीं किया जाता, ये कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों एक कथन तो सही है, बी इसमें गलत है, और अपने को असत्य कथन का ही पूछा है। तो कौन सा असत्य कथन है? केवल बी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न, सॉरी भाग 4 के अंदर देखिए, राजस्थान पॉलिटी के अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे।
सिलेबस के अकॉर्डिंग। 46 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव है वो कौन थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन थी? तो दोस्तों वो थी श्रीमती कुशल सिंह। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुशल सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सविवेक की शक्तियां प्राप्त है? राज्यपाल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सविवेक की शक्तियां प्राप्त है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए सविवेक की शक्ति है वो कहाँ से, कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 163 में सविवेक का अधिकार है दोस्तों, किसको? राज्यपाल को। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 48 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया? पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन है वो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में किया गया था। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? बताइए कौन से अनुच्छेद में पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अनुच्छेद 243 आई। दोस्तों अनुच्छेद 243 आई, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? राज्यपाल द्वारा दोस्तों किसकी नियुक्ति नहीं की जाती? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल सही है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल नहीं करता, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्य सरकार करती है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें, पीलिया रोग दोस्तों किसके संक्रमण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे यकृत से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यानी कि किसके संक्रमण से होता है? यकृत के संक्रमण से दोस्तों, यानी कि यकृत में संक्रमण से पीलिया हो जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूमोनिया का रोगजनक है, न्यूमोनिया का रोगजनक है वो क्या है? तो दोस्तों न्यूमोनिया का रोगजनक है जीवाणु। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एचआईवी के लिए प्रयुक्त है, एचआईवी के लिए प्रयुक्त है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये एचआईवी की फुल फॉर्म है दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, देखिए कचरे का जैविक और अजैविक में वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? कचरे का जैविक और अजैविक में वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए किस आधार पर किया जाता है कचरे का जैविक और अजैविक में वर्गीकरण? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उसके विघटन की प्रकृति के आधार पर, उसके विघटन की प्रकृति के आधार पर दोस्तों ये वर्गीकरण किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ग्रीन बिन का उपयोग किस प्रकार के कचरे के लिए किया जाता है? ग्रीन बिन का उपयोग किस प्रकार के कचरे के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये जैव अपघटनीय कचरे के लिए किया जाता है दोस्तों ग्रीन बिन। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और शायद ही दोस्तों आपको भविष्य में इतनी बड़ी परीक्षा है वो देखने को मिलेगी, इसलिए दोस्तों आपको जी जान है वो मेहनत करनी है। और दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में
वहां पर एक फोल्डर मिल जाएगा चतुर्श्रेणी कर्मचारी के नाम से, मॉडल पेपर के नाम से। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट जरूर दें। दोस्तों, रोजाना आपको सुबह 8 बजे है वो ये मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेगा आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहां जाकर जरूर देखें। देखिए यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है, राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें, वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहां पर 5 दिवसीय हरित संगम मेले का उद्घाटन किया है? बताइए कहां पर किया है? तो ये किया है दोस्तों भीलवाड़ा में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरित संगम 2025 मेले का उद्घाटन किया है दोस्तों भीलवाड़ा में। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है? तो दोस्तों द्वितीय स्थान है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्वितीय स्थान है। आगे देखिए यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शुरू होने वाले हेल्थ क्लब में कितने सदस्य शामिल किए जाएंगे? प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शुरू होने वाले हेल्थ क्लब में कितने सदस्य शामिल किए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने सदस्य? तो दोस्तों 15 सदस्य है वो शामिल किए जाएंगे। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 जनवरी 2025 को पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जल महल की पाल जयपुर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न, हाल ही में किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारतीय ट्राइबल पार्टी को, भारतीय ट्राइबल पार्टी को, यानी कि दोस्तों भारत आदिवासी पार्टी यानी कि BAP को राज्य पार्टी का दर्जा है वो दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत आदिवासी पार्टी, ठीक है, भारत ट्राइबल नहीं, भारत आदिवासी पार्टी। यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी, भारतीय, देखिए भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी, तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत आदिवासी पार्टी यानी कि BAP को राज्य पार्टी का दर्जा है वो दिया गया है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में 1 सांसद है और 4 क्या है विधायक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 7 करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे, और ये करंट अफेयर के प्रश्न है वो भारत और विश्व के करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों वो वैज्ञानिक थे दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वैज्ञानिक थे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, PM मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो बताइए कहाँ पर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नई दिल्ली में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नई दिल्ली में। आगे देखिए, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के नियमानुसार कितने वर्ष से छोटे बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य की गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा? दोस्तों ये प्रदान किया जाएगा कितने व्यक्तियों को? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 27 व्यक्तियों को। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्रालय उत्तरी रेलवे जोन के तहत कहां पर अपना 59वां रेलवे डिवीजन मंडल स्थापित करेगा? तो दोस्तों 59वां रेलवे डिवीजन मंडल है ये कहां पर स्थापित करेगा? तो ये जम्मू में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जम्मू में। अब दोस्तों अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 प्रश्न है वो
भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, डिजिटल घड़ी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? डिजिटल घड़ी घड़ी है वो किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, कौन एक सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत से कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए प्रोग्राम्स का कनेक्शन रखता है? एक सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत से कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए प्रोग्राम्स का कलेक्शन रखता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों सर्वर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सर्वर। आगे देखिए दोस्तों, यूएसबी होता है, यूएसबी क्या होता है? तो दोस्तों यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पोर्ट टाइप होता है। क्या होता है? पोर्ट टाइप। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पोर्ट टाइप होता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर किसे कहा जाता है? वेट वेयर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वेट वेयर है वो मानव मस्तिष्क को कहा जाता है, वेट वेयर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मानव मस्तिष्क को। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है? कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पे हार्ड डिस्क। यहाँ पर है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हार्ड डिस्क। ठीक है, ये इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 71 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? बताइए स्वर संधि का उदाहरण कौन से विकल्प में नहीं है? तो दोस्तों पता चल गया होगा भाई आपको। यहाँ पे स्वर संधि का जो उदाहरण है वो दोस्तों देखिए, यहाँ पे देखिए महेश्वरीय और सदिच्छा। दोस्तों देखिए सदिच्छा के अंदर आपको पता चल गया होगा सत प्लस इच्छा, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे परि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। परि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए परोपकार। दोस्तों परोपकार के अंदर पर प्लस उपकार, इसमें गुण संधि है दोस्तों। ठीक है, पर ही नहीं है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नांकित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? बताइए निम्नांकित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है घुमाओ, घूम प्लस आओ। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद के अंदर दोस्तों अनु उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द भिन्न है? प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द भिन्न है? यहाँ पर देखिए दोस्तों देखिए इनके अंदर तो काऊ देखिए टिकाऊ, बिकाऊ, दिखाऊ। ठीक है, इन तीनों के अंदर तो दोस्तों आऊ प्रत्यय है और बाजारों के अंदर दोस्तों ऊ प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये भिन्न है। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। यह प्रत्यय से बना शब्द नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए आदित्य में है। ठीक है, यानी कि अदिति प्लस ये माधुर्य के अंदर दोस्तों मधुर प्लस ये है और दाम्पत्य के अंदर दंपत्ति प्लस ये है। यहाँ पर देखिए अतिथि, तो इसमें ए प्रत्यय है, अतिथि प्लस ए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए तत्सम शब्द किस विकल्प में नहीं है? तत्सम शब्द कौन से विकल्प में नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें इतवार। इतवार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इतवार है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए केरल है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि ये स्थान का नाम है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तुम। तुम है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत। बहुत है वो दोस्तों विशेषण शब्द नहीं है। तो ये क्या है, ये परिमाणवाचक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मैंने उस मकान को बेच डाला। मैंने उस मकान को बेच डाला, तो दोस्तों यहाँ पर रेखांकित पद में कारक है, तो दोस्तों यहाँ पर कारक बताना है, तो कौन सा कारक है वो बताना है। दोस्तों इसमें रेखांकित के अंदर मैं आपको बताऊं तो इसमें देखिए, इसमें रेखांकित उस मकान को कर लेना, उस मकान को कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर उस मकान में दोस्तों रेखांकित पद में कारक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर को किस में आता है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्म कारक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अध्यापक शब्द में कितने उपसर्ग है। अध्यापक शब्द में कितने उपसर्ग है, तो दोस्तों अधि प्लस आ प्लस पक। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अधि और आ दो उपसर्ग लगे हुए हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, मोचा शब्द किसका पर्यायवाची है। मोचा शब्द किसका पर्यायवाची है, तो दोस्तों ये केला का पर्यायवाची है दोस्तों, ये सी नंबर ऑप्शन सही। 84 नंबर प्रश्न है, एक के शब्द का उचित विलोम है। एक के शब्द का उचित विलोम है वो क्या है, तो वो है अनेक के। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अनेक के। आगे देखिए, विषयासक्त शब्द में संधि है। विषयासक्त शब्द में कौन सी संधि है, तो दोस्तों विषय प्लस आसक्त, इसमें दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो दोस्तों देखिए योगिंद्र। योगिंद्र के अंदर दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, योगी प्लस इंद्र, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 87 नंबर प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है, दोस्तों इसमें एक ही शुद्ध शब्द है, वो है अनधिकृत। ये शब्द है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये तीनों गलत दे रखे हैं। आगे देखिए, इसमें निरामिष शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। निरामिष शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, निरामिष मतलब भोजन जिसमें मांस का कोई अंश न हो, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे विस्पर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों कानाफूसी। क्या हो जाएगा, कानाफूसी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है। कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो दोस्तों देखिए, पत्र सामासिक व अलंकारिक होने चाहिए। पत्र सामासिक व अलंकारिक होने चाहिए, ये दोस्तों कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें सारे होने चाहिए। अब दोस्तों अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट टेंस। दोस्तों करेक्ट टेंस का प्रयोग करते हुए अपने को खालिस्तान भरना है। यहाँ पर देखिए, वाइल आई द फोन रंग, तो दोस्तों यहाँ पे फोन रंग का मतलब क्या हो जाएगा, दोस्तों देखिए इसमें वाइल आई, ठीक है, द फोन रंग, तो इसमें दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, वाज स्टडिंग प्रयोग होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फोन रंग है, तो ये पास्ट एक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाज स्टडिंग, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस, खालिस्तान भरना है दोस्तों। देखिए, अनलेस यू वॉन्ट सक्सीड, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देखिए अनलेस यू ट्राई यू वॉन्ट सक्सीड, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस।
यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, फिल इन विथ पैसिव वॉइस, फिल इन विथ पैसिव वॉइस। इसमें देखिए द लेटर बाय द पोस्टमैन, द लेटर बाय द पोस्टमैन, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए द लेटर बाय द पोस्टमैन, तो यहाँ पे वाज डिलीवर्ड आएगा, वाज डिलीवर्ड। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द सॉरी फिल इन विथ इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें देखिए शी सेड आई, देखिए शी सेड आई विल फिनिश इट टुमारो, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, शी सेड दैट शी वुड फिनिश इट टुमारो, तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी डोंट टच दैट, ही सेड टू मी डोंट टच दैट, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ही टोल्ड मी नॉट टू टच दैट, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए ट्रांसफॉर्म टू एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पर देखिए सी इज ए ब्रिलियंट सिंगर, सी इज ए ब्रिलियंट सिंगर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, दोस्तों व्हाट ए ब्रिलियंट सिंगर सी इज, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए चेंज टू इंट्रोगेटिव, चेंज टू इंट्रोगेटिव, तो इसमें देखिए वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हैव वी वॉन द मैच, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इफ आई वाज यू आई वुड अपोलोजाइज, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 100 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए आर्टिकल का प्रयोग करना है खालिस्तान में, ही इज ए बेस्ट प्लेयर इन द टीम, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है द आएगा, ठीक है, द बेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूज द करेक्ट डिटरमिनर का प्रयोग करना है दोस्तों खालिस्तान में, देखिए देयर इजंट मिल्क इन द फ्रिज, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एनी मिल्क आएगा दोस्तों इसमें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए नेगेटिव सेंस में है ये, इसलिए एनी आएगा। आगे देखिए आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड एक्सक्लेमेशन, दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को बताना है कि कौन सा सेंटेंस वो है वो बिल्कुल सही है जिसमें कोमा वगैरह सब कुछ सही लगा हुआ है, तो वो है दोस्तों इसमें व्हाट ए सरप्राइज, व्हाट ए सरप्राइज, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों बी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो, सॉरी देखिए इसमें तो कोमा लगा हुआ है, तो व्हाट ए सरप्राइज, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 103 नंबर प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सी अपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, सी अपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन, इसमें देखिए वी आर वॉचिंग ए मूवी, वी आर वॉचिंग ए मूवी, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों हम एक फिल्म देख रहे हैं, हम एक फिल्म देख रहे हैं, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे हिंदी अर्थ बताना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रशासन, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन 15 प्रश्न है वो गणित के पढ़ेंगे, ठीक है, 106 से 120 तक। अब इसमें देखिए दोस्तों 106 नंबर का प्रश्न है, देखिए 12 किलोमीटर लंबे वर्ताकार मार्ग पर 3 धावक एबीसी एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, कितने घंटे उपरांत वे एक साथ मिलेंगे, क्या निकलेगा दोस्तों, एलसीएम निकलेगा दोनों का, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, किसमें तीनों का भाग जाता है 12 में,
यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटे। एलसीएम 12 निकलेगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसी कक्षा में 100 छात्रों का औसत अंक 80 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 इंटू 80। ठीक है, वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्रों और नीचे के 15 छात्रों के औसत अंक क्रमशः 84 और 74 है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों 15 इंटू 84 कर लीजिए और 15 इंटू 74 कर लीजिए। ठीक है, तो 15 इंटू 84 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा, और 15 इंटू 74 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1110। ठीक है, और 100 इंटू 80 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8000। अब दोस्तों शेष छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। शेष छात्रों के औसत अंक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 15 और 15 30, 30 कम हो गए 100 में से, तो कितने बचे, 70 बचे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 8000 में से 1260 और 1110 है, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 5630। ठीक है, ये बचेंगे 5630, और 5630 में 70 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 80.43। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 120% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए, तो कितने की दर से बेचा जाना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा क्या करेंगे, 4% की हानि होती है, तो यहाँ पे 20 इंटू 96 बटे 120% का लाभ कमाना अपने को, तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, वो है, इसको काटोगे तो दोस्तों ये देखिए 24 से 4 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। ठीक है, ये 5 से दोस्तों ये 4 बार कट गया, तो 4 चौके 16, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही। 1 रुपए में 16 की दर से बटन बेचने होंगे। आगे देखिए, एक व्यक्ति द्वारा वस्तु को 1300 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 1300 रुपए में बेचने पर क्या होगा, 20% की हानि होती है, तो दोस्तों यहाँ पे 1300 इंटू हानि होती है, तो 60% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, यानी कि दोस्तों 160 बटे 20% की हानि हो रही है, तो ये लो 80। ठीक है, बस। तो देखिए यहाँ पे ये कितनी बार कटा, 2 बार, 1300 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2600। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ये 2600, ए नंबर ऑप्शन सही। 110 नंबर प्रश्न है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो इस कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं दोस्तों, देखिए टोटल 100 कर्मचारी हैं। ठीक है, 100% या 100 मान लीजिए। ठीक है, जिसमें से चाय है वो दोस्तों देखिए एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, चाय है वो 72% पीते हैं, तो दोस्तों ये 2 डायग्राम आप बना लीजिए, एक बना लीजिए दोस्तों चाय का, है ना, और एक बना लीजिए दोस्तों कॉफी का। ठीक है, तो ये 72% है वो दोस्तों क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, और 44% है वो दोस्तों कॉफी पीते हैं, तो ये 44% हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। 40 कर्मचारी है वो चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 44% और 72% दे रखा है, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों 56, और इसमें आ जाएगा 16 और इसमें 28, यानी कि 28 से तो पीते हैं कॉफी, 16 दोनों और 56 चाय। तो यहाँ पर इसमें यदि 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, ठीक है, तो इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 40 बटे 16 इंटू 100 कर लीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। 250 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, अमित अपनी आय का 20% तो स्कूल को दान में दे देता है। अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान में दे देता है तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। ठीक है, यदि उसके पास अब 12,800 रुपए बचे हैं तो
अमित की आय कितनी है? अब दोबारा से देखिए, अमित अपनी आय का 20% स्कूल में दान कर देता है, ठीक है, तथा शेष का 20% यानी कि 80 का 20% कितना होता है? 8 दूनी 16, 16% है वो दोस्तों बैंक में जमा कर देता है, यानी कि 20 प्लस 16 कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए 36। अब यहाँ पर देखिए 100 में से 36 गए तो कितने बचे दोस्तों? 64। अब ये 64% बराबर कितना है? 12,800, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 1% निकाल लीजिए इसका, ठीक है। 1% आप निकालोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों? 64 में 128/64, 1% निकाल लीजिए दोस्तों, तो ये कितना हो गया? 200, ठीक है। 1% 200 है, तो दोस्तों 100% कितना होगा? 20,000। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों दर है वो 6.25 दे रखी है, राशि 5,000 की दे रखी है। तो दोस्तों 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक दोस्तों टोटल 73 दिन हो रहे हैं, ठीक है। 73 दिन को दोस्तों अपन ऐसे लिख सकते हैं 73/365, ठीक है। 73 सही तीन, यानी कि 73/365 लिख सकते हैं। अब दोस्तों मूलधन आपके पास में दे रखा है, समय दे रखा है, बस वही साधारण ब्याज का सूत्र लगा दीजिए। मूलधन कितना है? 5,000, 5,000 इंटू दर कितनी है? 6.25, समय कितना है? 73/365 और ये इंटू 100, ठीक है। बस इसको काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा 62.50। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह धनराशि जो 33 सही 1/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 33% के लिए निवेश की गई है, यदि अंत में मिला लाभ 1,850 रुपए है, तो अंत में प्राप्त धन कितना होगा? तो अंत में प्राप्त धन है वो कितना होगा दोस्तों? सीधा सा इसमें देखिए, 3 वर्ष में 33% के लिए निवेश की गई है, तो यहाँ पे देखिए 33 से 1/3 को अपन 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको अपन 3, 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिश्र धन तो अपने को दे रखा है कितना? 1,850। तो दोस्तों यहाँ पर 33 सही 1/3 और 3 वर्ष में 33% के लिए निवेश की गई है, ठीक है। दोस्तों इस प्रश्न को देखना, इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ, 3200 रुपए है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिसने भी किया है वो कमेंट में जरूर बताना। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, दो व्यक्तियों ए तथा बी की आय का अनुपात 8:5 के अनुपात में है, ठीक है। उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि ए तथा बी की बचत क्रमशः 2,400 और 2,000 रुपए है, तो ए की आय क्या होगी? सीधा सा दोस्तों यहाँ पे देखिए 8:5 दे रखा है आय का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर एक की बचत भी दोस्तों यहाँ पर 2,400 दे रखी है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे दोस्तों 8x माइनस 2,400 बटे नीचे क्या लिखेंगे? 5x, 5x माइनस 2,000, ठीक है, बराबर दोस्तों अपन यहाँ पे 5 व्यय का अनुपात भी दे रखा है 5/3, बस ये करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे कितना? 22,400 निकल कर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 22,400 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उसको काटना है। 115 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, एबीसी ने क्रमशः 10,000, 20,000 और 30,000 रुपए की धनराशि के साथ एक व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में सी का लाभांश 27,000 रुपए हो, तो कुल लाभ में ए का लाभांश है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों अनुपात निकालेंगे तो अनुपात निकल के आ जाएगा 1:2:3, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या करना है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में सी का लाभांश 27,000 है, तो सी का लाभांश है वो 27,000 है, तो यहाँ पे 3 का क्या है? 27। तो यहाँ पे ए का लाभांश ज्ञात करना है, तो अनुपातों का योग कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे 1/6 इंटू 1/6 इंटू क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो अपने को ये जो 27 है
ठीक है, ये सी का लाभांश है। क्या है दोस्तों? सी का लाभांश है ये। तो ये 3 के अनुपात में है। देख 9 3 27, ठीक है, तो 1 का निकालना है दोस्तों, यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए ये 3 अनुपात में है 27, तो 1 का अनुपात कितना होगा? 9000। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। एक आदमी, सॉरी, 3 आदमी और 2 औरत के साथ कितने लड़के और लगाए जाएं कि काम एक दिन में पूरा हो जाए? एक दिन में पूरा हो जाए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 लड़के और लगाए जाए, ठीक है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 117 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर की औसत गति से रुकने के साथ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो कितने मिनट रुकती है दोस्तों? विश्रांति काल का प्रतिशत घंटा, यानी कि दोस्तों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल। चालों का अंतर कितना हो गया? 16 का अंतर हो गया, बटे 80 इंटू इंटू क्या करेंगे भाई? इंटू 60, ठीक है। बस काट लीजिए इसको, 16 पंजे 80 और 12 पंजे 60, यानी कि 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 मिनट इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 118 से 120 प्रश्न तक है। उपयुक्त तालिका को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। छात्रों का पाठ्यक्रम के अनुसार विभाजन है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पे 118 नंबर प्रश्न है, यदि 60% लड़के तथा 70% लड़कियां अपने चुने गए पाठ्यक्रमों में सफल होते हैं तो सम्मिलित उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? तो सम्मिलित उत्तीर्ण प्रतिशत है वो क्या है दोस्तों? सम्मिलित उत्तीर्ण प्रतिशत है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम, विभाग, कला और विज्ञान यहाँ पर दे रखे हैं। तो 60% लड़के तथा 70% लड़कियां अपने चुने गए पाठ्यक्रमों में सफल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप इसमें निकाल लीजिए दोस्तों, कला और विज्ञान के कुल लड़के कितने हैं दोस्तों? कला और विज्ञान के लड़के देखिए 45, 186, 120, 100, ठीक है। और विज्ञान के 65, 32, 58, 5, इसको सभी को टोटल करोगे लड़कों लड़कों को तो कितना आ जाएगा? 611 आ जाएगा, ठीक है। और लड़कियों का भी अपने को प्लस करना है, 25, 23, 12 और 25, 20, 12, 3, इनका प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 145, ठीक है। तो यहाँ पे 611 का तो अपने को क्या निकालना है? 60% निकालना है, और 145 का अपने को 70% निकालना है, ठीक है। और बस उन दोनों को दोस्तों, उन उन दोनों को निकाल के उनका प्रतिशत निकालना है टोटल से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 62%। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित पाठ्यक्रम के कुल छात्रों में से लड़कियों की प्रतिशत संख्या अन्य किस पाठ्यक्रम की प्रतिशत संख्या से अधिक है? यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बिजनेस मैनेजमेंट के। बिजनेस मैनेजमेंट में दोस्तों कितनी है लड़कियां दोस्तों? 25, ठीक है, लड़के 45। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट तथा कास्टिंग के छात्रों की संख्या सिर्फ टाइप राइटिंग के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? बिजनेस मैनेजमेंट तथा कास्टिंग के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट के छात्र अपने को जोड़ने हैं, 45, 25, 25, 65, ठीक है, कितने हो जाएंगे? 160 हो जाएंगे। और टाइप राइटिंग में हो जाएंगे दोस्तों 23, 186, 20, 32, यानी कि 261, ठीक है। अब दोस्तों कास्टिंग में कुल छात्र कितने हो जाएंगे? कास्टिंग में हो जाएंगे 25, 120, 12, 58, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 215, ठीक है। तो यहाँ पर 160 और 215 को क्या कर देंगे अपन? प्लस कर देंगे और माइनस 261 कर देंगे, ठीक है। जो भी बचेगा तो उसका दोस्तों अपने को प्रतिशत निकालना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44%। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।